बात आज की चैनल के कार्यक्रम चुनावी चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मैं सुधीर तोमर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि आज नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन था और ये परिदृश्य राजनीतिक एकदम से सामने आ गया है। बहुत सारे दिग्गज लोगों ने नाम वापस ले लिए हैं, बहुत सारे लोग मैदान में हैं और जो लोग किसी के समर्थन में बैठे हैं, कुछ लोग किसी के विरोध में अभी भी खड़े हुए हैं। खासतौर से जो नया जो चेंज आया है वो ये आया है कि हेमंत भाटी जो अजमेर दक्षिण से खड़े हुए थे द्रौपदी कोली के अगेंस्ट में, उन्होंने द्रौपदी कोली के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया है। एक चेंज ही आया। दूसरा चेंज आया कि अजमेर उत्तर से जो देवनानी के विरोध में खड़े हुए थे सुरेंद्र सिंह शेखावत, वो बैठ गए हैं और उनका बैठना जो है वो बड़ा माना जा रहा था कि हम संभावित था कि बैठेंगे वो, क्योंकि पार्टी लाइन के आदमी है, पार्टी को छोड़ नहीं सकते। दूसरे जो ज्ञान सारस्वत थे उनके बारे में बहुत दबाव डाला जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि वो वापस ले सकते हैं, लेकिन आप ताजुब करेंगे कि उन्होंने नहीं लिया है। वो मैदान में वीर योद्धा की तरह खड़े हो गए हैं और ये देवनानी जी के लिए बुरी खबर है कि उनका खड़ा होना। एक और जो अजमेर उत्तर के अंदर है वो है लाल सिंह जी रावत, जो सरपंच हैं हाथीखेड़ा के और मजबूत योद्धा हैं वो भी, और ये भी डेंट अगर डालेंगे तो ये देवनानी जी के वोटों पर ही सेंध लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और परिदृश्य जैसे ब्यावर के अंदर अगर देखा जाए तो इंदर सिंह बाघावास खुद जो है वो बागी होकर लड़ रहे हैं इलेक्शन। उनके समर्थन में देवराज जैन एक जो है मजबूत नेता माने जा रहे थे, उन्होंने वापस ले लिया है नाम। बाकी परिदृश्य राजनीति का ऐसा है। इस चुनाव चर्चा के अंदर तोमर साहब तो जुड़े हुए हैं ही हमारे साथ। एक हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के प्रवक्ता हैं डॉक्टर दीपक भाकर, वो जुड़े हैं। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने प्रांतीय जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रियदर्शी भटनागर, बहुत चर्चित नेता हैं, बहुत सुलझे हुए और बहुत समर्पित नेताओं में उनकी शुमार किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं हमसे। सबसे पहले तोमर साहब आप कुछ बात कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अजमेर की जनता का राजनीतिक सोच या मैं ये कहूं उनकी विज्ञता इस बात से जाहिर होती है कि कल शाम के समय भी लगभग यही परिदृश्य लोगों ने कल्पना की थी जैसा कि आज घटित हुआ है। लोगों का मानना था कि अगर हेमंत भाटी बैठते हैं तो ये पार्टी के लिए उनकी अच्छा होगा, और वही हुआ। लोगों ने सोचा था कि लाला बना को पार्टी क्योंकि उन्होंने नहीं छोड़ी है तो पार्टी हित में वो बैठ जाएंगे, वही हुआ। तो कुल मिलाकर इस बार जनता जिस तरह से सोच रही है परिस्थितियां लगभग उसी तरह घटित भी हो रही हैं। सभी को यकीन था और सब मान रहे थे कि अगर बैठने की बात होती तो सारस्वत जी खड़े ही नहीं हुए होते। कल के प्रोग्राम में आपने भी कहा था कि सारस्वत जी का बैठना इस समय संभव ही नहीं है। तो इस समय स्थिति अजमेर शहर की तो ये है। प्रियदर्शी जी, आप इस पूरे परिदृश्य को किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, हम आज बात अजमेर की कर रहे हैं, तो अजमेर के संदर्भ के अंदर मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आज अजमेर में पूरे राजस्थान की तरह कांग्रेस के पक्ष में एक जबरदस्त माहौल बना है और यहां पर यह रिवाज बदलने वाला है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस रिपीट होने वाली है। अब हम बात करें अजमेर की, तो आप देख लीजिए अजमेर के अंदर पिछली 4 बार से अनीता बघेल जी और वासुदेव देवनानी ये एमएलए रहे हैं, ये विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, परंतु आज अजमेर की जो दुर्दशा है, अजमेर की जो स्थिति है, वो अपने आप में एक आईना है। वो उनका एक गारंटी कार्ड मान लीजिए कि जिससे उन्होंने जनता को ये गारंटी दे दी है कि अब हम आगे ना आज तक काम किया है ना हम आगे काम करेंगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए बिखरी बिखरी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अजमेर दक्षिण से हेमंत भाटी जी जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं और एक जिम्मेदार नेता है, उनको टिकट नहीं मिल पाया था किसी भी कारणवश से। सब प्रयास करते हैं, किसी को टिकट मिलता है और किसी को नहीं मिल पाता। उन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया था, बाद में उन्होंने पर्चा दाखिल किया, परंतु कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, पार्टी लाइन के नेताओं के द्वारा उन्होंने बातचीत करी और उसके बाद उन्होंने यही साबित किया कि वो एक कांग्रेस के पक्के सिपाही हैं। इसलिए उन्होंने आज
नाम वापस लिया। परंतु इसके विपरीत आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ओवरऑल, ना सिर्फ अजमेर, ओवरऑल इनकी तरफ से बागी ज्यादा हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज बिखरी पड़ी है। आप देख लीजिए उत्तर के अंदर वासुदेव देवनानी, वो एक सिंधी समुदाय से आते हैं। आपने खुद ने सिंधु समुदाय के कितनी बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनके वक्तव्य या उनके देखे होंगे कि आज जिस समाज से आते हैं, जिस समाज के दम पर वो टिकट पाते हैं, आज वो समाज ही उनके खिलाफ है और वो कहता है कि हमको अब देवनानी बर्दाश्त नहीं है। और आज अगर देवनानी जी नहीं होते तो अगर उनकी जगह कोई और कैंडिडेट होता तो मैं श्योर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से इतने बागी नहीं हो पाते। आज जबरदस्त विरोध है देवनानी जी का, इसलिए आज ज्ञान सारस्वत जी खड़े हुए हैं और आज जो सुरेंद्र सिंह जी शेखावत साहब बैठे हैं, तो उसका बेनिफिट सीधे के सीधे कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। मैं आपके मन से, आपके चैनल से आज कह के जा रहा हूं कि हम अजमेर की दोनों सीटें जीतेंगे। अजमेर के अंदर ये रिवाज बदलने वाला है और कांग्रेस की दोनों सीटें आने वाली हैं और हम दोनों सीटों पे जीतेंगे, जबरदस्त जीत लेंगे। जनता ने काम पे भरोसा किया है, हमने पहले भी काम किया है, आगे भी काम करेंगे और हमारा काम ही हमारी गारंटी है। इस गारंटी के आधार के ऊपर आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में। मेरा एक सवाल आपसे है कि हेमंत भाटी ने जब द्रौपदी देवी जी ने फॉर्म भर, उनका नामांकन पत्र दाखिल हो गया था, उसके बाद में उन्होंने खड़े होने की बात की और लोग जानते हैं कि द्रौपदी देवी डॉक्टर राजकुमार जयपाल के पास गई थी और उनकी टोली में शामिल हो गई थी। आपको यह भी मालूम होगा कि राजकुमार जयपाल और हेमंत भाटी के बीच मुकदमेबाजी हुई और जिस तरीके के उनके आपस में संबंध हैं वो लगभग दुश्मनी जैसे हैं। ऐसे स्थिति के अंदर पहले वो राजकुमार जयपाल के साथ बैठ गई और अब वो वापस रो रही हैं उनके साथ जाकर, तो इसका परिदृश्य का क्या लाभ होने वाला है उनको? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि अजमेर दक्षिण से हेमंत भाटी जी और द्रौपदी कोली जी, इसके अलावा और भी जने टिकट मांग रहे थे। टिकट एक को मिलता है। हेमंत भाटी जी किसी वजह से टिकट नहीं प्राप्त कर पाए थे, इस चीज का उनको थोड़ी नाराजगी थी, परंतु आज उन्होंने नाराजगी को दूर करके कांग्रेस के पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है। कांग्रेस पार्टी में आपने देखा होगा एक बेसिक चीज ये है कि यहाँ पर व्यक्तिगत हित से ज्यादा पार्टी का हित है। हम श्योर ये कह सकते हैं कि हेमंत भाटी जी पार्टी के बड़े हित को देखते हुए आज उन्होंने नाम वापस लिया है। वो एक जिम्मेदार नेता है और कांग्रेस के पक्ष में वो काम करेंगे। ये गुटबाजी की या हमारी पार्टी के अंदर ये सारी चीजें होती है, चुनाव से पहले सब प्रयास करते हैं, तब अपन ये कयास लगा सकते हैं। टिकट मिलने के बाद में आप देखेंगे आपको एक मंच पे एक साथ ये नजर आएंगे। डॉक्टर दीपक बुकर, आपसे ये सवाल है कि इसी मुद्दे पर जिस पर प्रियदर्शी भटनागर बोल रहे हैं, उस मुद्दे पर आपके क्या ख्यालात हैं? फैलाने के लिए ख्याल तो बहुत अच्छा है कि कांग्रेस आ रही है, और लेकिन जहां तक हमारा ऐसा है मानना है कि ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं, और ये कोई संभावना कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रही। अजमेर उत्तर से अगर शुरुआत करें तो देवनानी जी पिछली बार 4 बार से जीते और इस बार भी 5वीं बारी भी देवनानी जी ही आ रहे हैं। अब इन्होंने सोचा था कि शायद धर्मेंद्र जी आएंगे, धर्मेंद्र जी ने पूरी कोशिश कर ली, दिल्ली से जयपुर अजमेर बहुत चक्कर काटते, कुछ नहीं हुआ। उनकी टीम तो बिल्कुल आपको मान के चलिए कि दल्लाधर जी की कार सेवा में लगी हुई है। उन्होंने अपने लोगों को इशारा कर दिया कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं आए। अनादी जी से लेकर के उन्होंने सारे साम दाम धनभेद लगाए कि किसी भी तरह लल्लावती जी को रोक लिया जाए। कांग्रेस के अंदर एक वर्टिकल डिवाइड है आज की तारीख में, प्रदेश स्तर पे जो है वो नीचे तक आपको दिखेगी कि माननीय पायलट जी का कैंप और माननीय गहलोत जी का कैंप, इन दोनों के बीच में तलवारें खिंच चुकी है। जब से रायशुमारी से लेके आज तक का दिन, जो मुझे लगता है कि चुनाव के पहले तक का एक पेनल्टीमेट डे माना जाता है, तब तक में इनके यहाँ जो रायशुमारी में जो मारपीट, गाली गलौज, जूतम पैजार और FIR लॉन्च तक करने की स्थिति आ गई है, वो अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस के अंदर स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। ये आप मान के चल सकते हैं कि वो एक प्रेशर कुकर बना हुआ है, वो कभी भी उसकी सीटी बच सकती है और हवा बाहर निकल सकती है। और इसीलिए हम मान के चल रहे हैं कि 5वीं बारी भी हमारे उत्तर अंदर देवनानी जी आने वाले हैं। दक्षिण की बात करें तो अभी आप हम सबने सुबह से वो दृश्य देखा होगा जब द्रौपदी जी के आंखों में आंसू थे और वो हेमंत भाटी जी के गले मिल करके कह रही थी मेरे भाई हैं। तो ये जो गले मिल रही थे, तो क्या इनके दिल भी मिले हैं? इसमें बहुत सारी आशंकाएं हैं जो दिख रही हैं। और आपको क्या लगता है कि हेमंत भाटी जी अपने राजनीतिक भविष्य को इस तरह से बंद कर देंगे, उस पर कवर चढ़ा देंगे और कह देंगे अपने समर्थकों को कि आप द्रौपदी जी को वोट दे दें? हेमंत भाटी जी किसी भी दशा में
अपने समर्थकों को ये नहीं कहेंगे कि आप द्रौपदी जी का समर्थन करें। और दक्षिण में तो आप मान के चलिए कांग्रेस के इतने सारे डिवीजन हो रखे, जयपाल जी का एक अलग कैंप है, हेमंत भारती जी का अलग कैंप है, स्वर्गीय ललित जी का एक अलग कैंप था। ये 3 कैंप तो ये टाल ठोक के आ जाते हैं चुनावी समर के अंदर, और जब इनके चौथी बाकी 2 जने मिलकर के एक को निपटाने का काम करते हैं। तो आज की इसके अंदर कोई स्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। इन लोगों की जो इतने वर्षों से चली आ रही आपस की द्वंद है, वो आपको एक बार फिर आज के आने वाले चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा। और मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस के मेरे मित्र प्रियदर्शी जी को कि आप ये रहने दीजिए, ये ख्याल रहने दीजिए। अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण दोनों भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अच्छे बहुमत से जीतने वाली है। और जो जहां तक प्रदेश स्तर का सवाल है, 5 साल की आपकी सरकार को लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से देखा है। आप लोगों ने बाड़ेबंदी, होटलबाजी, और उससे कहीं आपको मौका ही नहीं मिला। मानेसर से लेकर जैसलमेर तक आप लोग बाड़े में बन रहे, होटलों में मजे उड़ाए। आप लोगों की सरकार, मुझे नहीं लगता माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर में उतने दिन भी रहे जितने दिन उनको रहना चाहिए था। वो हमेशा अपने आप को बचाने में, अपनी सरकार को बचाने में उन्होंने समय लगाया। ब्यूरोक्रेसी को आधा टाइम तो इसमें लग गया कि विधायक उनके जयपुर छोड़ के नहीं जाए। राजस्थान बॉर्डर पे हमेशा पुलिस चौक पोस्ट का ये काम रह गया कि कानून व्यवस्था तो ताक में रख दी उन्होंने, और विधायकों को पकड़ने, उनको रोकने का काम शुरू हो गया था। तो ये लोगों की आज की तारीख में, जब मीडिया घर घर घास, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, क्या जी कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? जी जी आप दोहराएंगे? जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि प्रियदर्शी जी, आपके ऊपर, आप पर जो कांग्रेस पर जो आरोप डॉक्टर भाकर ने लगाए हैं, उनका जी आप क्या जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तो ये कलाकारी है, इनको ये गॉड गिफ्ट है। ये क्या है, इनको आप जितना भी समय दे दीजिए, जो भी बात बोल दीजिए, ये अपना, चाहे मोदी जी हो, चाहे इनके पार्षद साहब हो, चाहे कोई सा भी स्तर का नेता हो, ये अपना जितना समय है वो कांग्रेस पार्टी की दुहाई देने में ज्यादा लगाते हैं। भाकर साहब बड़े आदरणीय हैं, मैं इनसे परिचित हूं, मैं इनका आदर करता हूं, परंतु इन्होंने ज्ञान सारस्वत पे एक शब्द भी नहीं बोला। सारा समय कांग्रेस के ऊपर बोलते रहे। यही हिसाब इनका राजस्थान के अंदर है। ना तो इनके पास में कोई मुद्दा रहा है, ना इनके पास में विजन रहा है, ना इनके पास में कोई नेता है। आज इन्होंने जो स्टेट लेवल की बात करी है, तो मैं इनको बता दूं, इनकी पहली लिस्ट आई थी, इनके पास में प्रत्याशियों का अभाव था, टोटा पड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने एमपीओ को, सांसदों को इन्होंने मैदान में उतारा। जब जिनको ईआरसीपी और दूसरे मुद्दों पे राजस्थान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, अब वो एक सांसद के रूप में जनता के बीच में जाने के लिए लायक नहीं थे, तो उनको यहां पर भेजा गया, उसमें भी रिजेक्ट हो गए। उसके बाद आप देख लीजिए उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। आज ये आप इनसे कोई भी बात कर लीजिए, ये कांग्रेस को कह देंगे कुछ नहीं किया, परंतु ये नहीं बता पाएंगे कि इनका विजन क्या है, इनके मुद्दे क्या है। आज राजस्थान के पास, इनके पास में एक भी मुद्दा नहीं है, इनके पास में एक भी विजन नहीं है। और जहां ये बिखराव की बात करते हैं, तो इनकी स्थिति ये हो गई कि इनकी पार्टी में इतने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, इन्होंने इतने, ये खुद ही कहते हैं हमारी 200 विधानसभा में 200 मुख्यमंत्री हैं। तो आप देख लीजिए कि इनको तो है, तो इनके अंदर कोई चुनाव लड़ता नहीं है, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को टिकट देते हैं। तो इनके तो मुख्यमंत्री इतने हैं कि ये स्थिति इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को पता चली। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कई बार इनकी दिल्ली में बुला के क्लास ली, क्लास लेने के बावजूद भी ये नहीं माने। उसके बावजूद ये स्थिति हुई कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान के अंदर इनके नेतृत्व विहीनता के कारण आके चुनाव की कमान संभालने पड़ गई, और यह कहना पड़ गया कि गारंटी की गारंटी मोदी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कहां है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कहां है? गारंटी की गारंटी मोदी है, तो भारतीय जनता पार्टी कहां है? वो हर बार ये बोलते हैं आप कमल के बटन पे निशान दबाइए, बटन का, कमल का बटन दबाइए, वोट पड़ेगा मोदी को। तो फिर भाजपा कहां है? फिर ये किस मुंह से कांग्रेस के प्रति उंगली उठाते हैं? आज आप देख लीजिए, कांग्रेस के पास में इतने काम है कि ये गिनते गिनते कई दिन बीत जाएंगे। ये इसी से बौखलाहट है, इन्हों के पास में इनका कोई विजन नहीं है, मुद्दा नहीं है। और इसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर सिर्फ अजमेर को अछूता है, पूरे प्रदेश में पड़ेगा। हम आपको कहते हैं राजस्थान के अंदर दोबारा सरकार बनेगी, और हम विजन 2030 तक लेके जा रहे हैं। इसका फैक्ट, आप जो बात कर रहे हैं उसमें मैं सोचना चाहता हूं कि आनंद सिंह जी क्या कहना चाहेंगे। आनंद सिंह जी राजावत हमारे बीच में हमसे जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों में से माने जाते हैं। तो आनंद सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियदर्शी जी के जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूट कर रखा है आपने, म्यूट खोलिएगा।
आप जुड़ नहीं पा रहे हैं हमसे, हम कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, आप बोलिएगा, बोलिए आप, आनंद सिंह जी बोलिए आप। वापस आपको लाइन पे लेते हैं। चलिए आपको वापस लेते हैं, हम कोशिश करते हैं वापस जुड़ जाएं आप हमसे। इस बीच में प्रियदर्शी जी, आपने एक बात कही डॉक्टर भाकर से कि आपने ज्ञान सारस्वत जी के लिए एक शब्द नहीं बोला। ज्ञान सारस्वत जी के लिए क्या बोलते? आप क्या कहना चाहेंगे तोमर साहब? प्रियदर्शी जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो ज्ञान सरस्वत जी के बारे में आपकी एक उम्मीदवार के छवि को लेकर सर आप रिपीट करेंगे, आवाज इको हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूं, ज्ञान सारस्वत जी को एक उम्मीदवार के रूप में, भाजपा से बागी हुए एक उम्मीद या भाजपा से छोड़ करके उम्मीदवार बने प्रत्याशी के रूप में आप किस रूप में तुलनात्मक रूप से देखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अजमेर उत्तर के अंदर सीधी फाइट है वासुदेव देवनानी और कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह जी रलावटा के बीच में। जबकि वास्तविकता जो है ना, ज्ञान सारस्वत जी देवनानी जी को परास्त करने के लिए, उनकी नीतियों के प्रति बौखलाहट के रूप में उनको आईना दिखाने के लिए, वो आईना देवनानी जी के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए, हाँ, शिकस्त देने के लिए वो खड़े हुए हैं। उनका उद्देश्य जीत नहीं है, मेरी नजर की बात कर रहा हूं। उनका, मेरे को लगता नहीं है कहीं पर भी वो जीतने के लिए, कहीं पर भी वो फाइट में मैं उनको फाइट में कतई नहीं मानता हूं। मैं सिर्फ वो एक हार के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, आगे की वो देवनानी जी के हार के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने में सहयोगी रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक और चीज डॉक्टर दीपक भाकर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो हेमंत भाटी के नाम वापसी के ऊपर जो बयान दिया कि भाई हेमंत भाटी जी अब भी एक नहीं होंगे, राजकुमार जयपाल के साथ वो मिल गई थी द्रौपदी, अब उस गुट में शामिल होना संभव नहीं है, तो अर्थात आपने ये कहा कि हेमंत भाटी के बैठ जाने के बावजूद द्रौपदी कोली के जीतने की कोई संभावना बढ़ नहीं गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि लाला बना के टिकट वापस नामांकन वापस ले लेने के ऊपर आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे मित्र और मेरे पड़ोसी भी हैं प्रियदर्शी जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, पर मैं उनको ये बताना चाहता हूं, अगर वो प्रदेश स्तर की बात कर रहे हैं तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि कम से कम हमारे बीजेपी के अंदर उस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है जो इनके दो वरिष्ठ नेताओं ने आपस में किया, जो नकारा, निकम्मा, धोखेबाज, दगाबाज, निकृष्ट। तो मुझे तो लगता है कि उस बारे में ये बात ना करें तो ज्यादा उचित रहेगा। अब हम बात आ जाते हैं जो आपके दो प्रश्न है। देखिए, हेमंत भाटी जी का जहां तक सवाल है, मैं अभी उस बात पे कायम हूँ, जो 20 वर्षों से नहीं हुआ वो आज होगा या कल होगा, उसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। जहां तक आप उत्तर की बात कर रहे हैं तो देखिए, लाला बन्ना जो थे सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, वो पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, उपसभापति भी रहे हैं, और पार्टी के अंदर वो बहुत पुराने समय से अजमेर में काम कर रहे हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है। जब उन्होंने फॉर्म भरा तो ये सोच के भरा था कि ठीक है, हर आदमी को उसका अधिकार है, उन्होंने भी फॉर्म भरा था जैसे बाकी लोग करते हैं। लेकिन जब बाद में समझाइश की गई, जो स्वाभाविक तौर पर हर पार्टी करती है, और शायद कांग्रेस में भी यही अपनाया गया है, तो उन्होंने ये माना कि ठीक है, इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी मैं विड्रॉ करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का समर्थन करते हुए अपनी नाम वापस लेता हूं। तो इसमें मुझे लगता नहीं इतनी बड़ी बात है, नहीं इतना सोचने की बात नहीं है। और उनका जो समर्थन है, स्वाभाविक रूप से जो इतने सालों से जो राजनीति में, छात्र राजनीति से लेकर आज तक, तो उनके समर्थन का पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और देवनानी जी का जो अंतर है चुनाव की जीत का, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर दीपक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप दोनों नेता, एक तो पार्टी का भारतीय जनता पार्टी को संभाले बैठा हुआ और एक कांग्रेस को संभाले बैठा हुआ है, और बड़ी मुश्किल से नजरअंदाज किया जा रहा है डॉक्टर अपने जो ज्ञान सारस्वत जी को है, वो बड़ा कमजोर माना जा रहा है, और ये समझाया जा रहा है कि वो सिर्फ देवनानी जी को हराने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन स्थिति अगर आप ग्राउंड रूट पर जाकर देखें तो मालूम चलेगा आपको कि ज्ञान सारस्वत निश्चित रूप से 100% में आज दावे के साथ कह रहा हूं इस कार्यक्रम के अंदर बहुत तेजी से रफ्तार ले रहे हैं। और अगर इतना ही वो था तो उन्हें बैठा देना चाहिए था ना। अगर वो हराने के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से, भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने बाकायदा ताल ठोकी, और आज उनका जो अश्वमेध यज्ञ है वो बहुत तेजी से चल रहा है। चलिए,
दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सुरेंद्र सिंह शेखावत जो खड़े हुए थे, क्यों खड़े हुए थे? अगर उनको बैठना ही था तो वो खड़े सिर्फ इसलिए हुए थे कि वो देवनानी को के लोगों को ये संकेत देना चाहते थे कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं, तुमने हमारे साथ जो पूरे सालों साल किया उसका विरोध करने के लिए उन्होंने अपना एक पूरा खेमा इकट्ठा करके, भले ही वो बैठ गए हों, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो देवनानी के खिलाफ ही उनके लोगों का मत जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात है कि लाल सिंह जी जो खड़े हुए हैं रावत, वो रावत मतों के साथ में हाथी खेड़ा, और इस तरफ पूरा एक बेल्ट है जिसके अंदर रावत बेल्ट वोट होता है। तो क्या आप ये सोचते हैं बाखड़ साहब की वो सिर्फ है ना मजाक के अंदर चला जाएगा? क्या इसका फायदा कांग्रेस को या ज्ञान को नहीं मिलेगा? किसको मिलेगा उसका फायदा? भाखड़ साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कहिएगा। जी 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 जी। देखिए, अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। जहां तक ज्ञान जी का सवाल है, पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ता थे, उनके मन के अरमान थे, उनकी आकांक्षाएं थी, उनकी भी इच्छाएं थी, तो वो स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए। ऐसी बात नहीं है पार्टी ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई, और इस बात को मैं सबके सामने हम सहमत भी हूँ, और मैं इस बात को एडमिट करते हैं कि पार्टी ने उनको समझाने की भरपूर कोशिश की, पर शायद उनकी अपने कोई प्रेशर रहा होगा या उनकी अपनी कोई सोच रही होगी, तो वो आज भी चुनावी उनका आत्मविश्वास है, उनका आत्मविश्वास है। देखिए, मैं उन्हीं आंकड़ों, मैं थोड़ा उसी आंकड़ों पे आना, मैं उन्हीं आंकड़ों पे आना चाहूंगा। और जहां तक लाल सिंह जी का आपने कहा हथखेड़ा बोला, जो वो बेल्ट, जो रावत बेल्ट है, जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की समर्थक रही है, उसके ऊपर थोड़ा वो डेंट डालने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों के साथ देखिए, इस समय तो देवनानी जी का पिछली बार का शायद 8,500 के आसपास की जो लीड थी, और इस बार वो लीड बढ़ने वाली है। तो अगर ये दोनों कैंडिडेट से अगर हम बात करें कि आंकड़ों के हिसाब से कुछ डेंट अगर वो डालते भी हैं, तो ठीक है, आप ये मान के चल सकते हैं कि हमको जो लीड मार्जिन होता है, विनिंग मार्जिन, उसमें थोड़ी कम ज्यादा हो सकता है। पर आप ये बोल रहे हैं वो पूरे नतीजे पलट के रख देंगे, नतीजे बदल के रख देंगे, उसकी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो कांग्रेस में आप बीजेपी की बात करें, कम से हमारे यहाँ जो चीजें सामने तो है, पीठ पीछे तो वार नहीं किया जा रहा। आज कांग्रेस उत्तर के अंदर बटी हुई है। आप मेरी बात मान के चलिए, जिस दो समाज के पीछे उनका जो कैंडिडेट आज चुनाव में उतरे हैं, मुस्लिम समाज और बाकी समाज के, तो आपको क्या लगता है कि उस समाज के अंदर की सबके सब 100% वोट वो लेकर के जाएंगे? क्या उनको लगता है कि धर्मेंद्र राठौर जी के जो समर्थक रहे, जो पिछले 2 साल से उन्होंने उनको नर्चर किया है, उनका ध्यान रखा है, और ये खादिम टूरिस्ट बंगलों में जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल से अजमेर उत्तर के विशेषकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, आपको लगता है वो दिलो दिमाग से वो महेंद्र दलावत जी के उस चुनावी रण में उतर के उनकी मदद करेंगे? मुझे नहीं लगता उसके दूर दूर तक कोई ऐसी उनकी नजर आ रही है आशा। बट आप ये देखिए, एक छुपी हुई चिंगारी है, राख के ढेर में दबी हुई है कांग्रेस के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में। एक बार फिर प्रियदर्शी जी कहेंगे कि मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तो विपक्षी बात करना तो अच्छी बात है। हमारी लिस्ट गिनाएंगे तो मुझे लगता है 1 घंटा भी कम पड़ेगा, जो हमारा अचीवमेंट है प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के और जिले के स्तर पे। तो जहां तक उत्तर और दक्षिण की कांग्रेस की बात है, आप मेरी बात के मानिए, एक दबी हुई चिंगारी है, कभी भी शोला बन सकती है, और चुपचाप वो अपना काम कर रही है, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो। कांग्रेस में एक वर्टिकल डिवाइड है, विभाजन है, और उसका लाभ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, मेरा दोनों ही वक्ताओं से प्रश्न है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। मुझे मन में एक सवाल आया, और वो सवाल यह है कि 2018 की मतदाता सूची में अजमेर में मतदाताओं की संख्या जो है वो 2,09,000 के लगभग थी, और इस बार 2023 की मतदाता सूची में भी अजमेर में मतदाताओं की संख्या 2,09,000 ही है। क्या एग्जैक्टली ऐसा हो गया कि जितने लोग गुजरे उतने ही लोग नवीन मतदाता बन गए, या कोई और कारण रहे? मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके इस पर अपने विचार दें, क्योंकि अजमेर में ये बड़े आश्चर्यजनक बात है कि मतदाता बढ़े ही नहीं 5 साल में। तो साहब आप बोले, उसके बाद में प्रियदर्शी जी से मैं चाहूंगा कि वो बोले। जी, देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया, मैं बहुत ही अच्छी बात है ये। जहां तक इसका सवाल है, उत्तर दक्षिण में शायद 2,09,000 और एक जगह शायद 2,10,000 इस तरह का कोई आंकड़ा सामने आया है चुनाव आयोग के द्वारा। बात ऐसी है कि कुछ एक वर्षों के अंदर फर्जी मतदाताओं का एक चलन बढ़ गया था, जो उत्तर और दक्षिण में कांग्रेस के समय किया गया था। जब इस बात का विश्लेषण किया गया और इस बात के वापस से बैठ के बात की गई, तो हम लोगों ने इस बात का चुनाव आयोग को नोटिस दिया और उनको जाके बताया कि इस तरह फर्जी मतदाताओं का अजमेर उत्तर में विशेषकर
बहुत ज्यादा फर्जी मतदाता थे जिनका नाम कटवाया गया कि ये लोग थे, और आप भी जानते हैं वो कहां से, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई इलीगल इमिग्रेंट्स अजमेर के अंदर आ गए थे, उनके चुनावी मतदाता उन्होंने बाकी कार्ड बनवा लिए थे। तो जब वो जो आप जो कह रहे हैं जितने ही गए उतने आए, ऐसी बात नहीं थी। नए लोग आए, स्वाभाविक रूप से 18 वर्ष के नवयुवक आए जो मोदी जी की विचारधारा में विश्वास करते थे, भाजपा की विचारधारा में विश्वास करते थे, और जो फर्जी मतदाता थे, जो फर्जी वोटर्स थे, उनका नाम कटा। तो ले जाकर के आंकड़ा बराबरी पे आज की तारीख में आ गया। जो 5 साल पहले था वही आज आपकी आंखों के सामने। धन्यवाद। प्रियदर्शी जी आप बोलिएगा, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बात जो देखिए डॉक्टर साहब ने कहा वो मेरे भी लगी, वो मेरे भी लगी, आप कर रही है, लेकिन अपनी बात कहिएगा। देखिए मैं इसमें बिल्कुल संक्षिप्त में ये कह सकता हूं कि इन आंकड़ों के खेल के अंदर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। इस संदर्भ के अंदर आज बोलने का कोई औचित्य नहीं है जी। आज बोलने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि महेंद्र सिंह रलावता जो कांग्रेस के पूर्व में भी प्रत्याशी रहे थे, इस बार भी प्रत्याशी हैं, उन्होंने लगभग 80,000 फर्जी मतदाताओं की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी और उनकी जब 18,000 की भेजी और वो कम किए गए, 18,000 वोट कम हुए। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो 18,000 वोट कम किए गए वो सारे के सारे पर्टिकुलरली एक फर्जी थे, और उसके लिए उन्होंने 8 बीएलओ बदले, जिसके ऊपर फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर सवाल उठाए कि आपने बीएलओ क्यों बदले, क्योंकि बीएलओ जो चले आ रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम से चले आ रहे थे, और फर्जी जो मतदान हो रहा था उसका बहुत बड़ा भाग उन लोगों द्वारा जुड़वाया गया था। ऐसी महेंद्र सिंह रलावता की शिकायत थी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सेकंड की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यही बात पहले दोहराई थी और आपने उसी मेरा पक्ष को मजबूत किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो कब से कह रहे हैं कि इस देश के अंदर इन जनरल और राजस्थान और अजमेर के पर्टिकुलर अंदर फर्जी मतदाताओं की एक बाढ़ आ चुकी है, तो उसको कहीं ना कहीं सफाई तो करनी थी। चुनाव आयोग का धन्यवाद कि उसने इसका नोटिस लिया, उसको संज्ञान में लिया और उन्होंने फर्जी मतदाताओं को हटाया। यही कारण है कि आज की तारीख के अंदर मतदाता जो 5 साल पहले का आंकड़ा था वही आज भी है। अब मैं मेरे मित्र भटनागर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, पुष्कर के अंदर जिस तरीके से आपके खास मित्र, आपके तो मित्र ही हैं वो, और वयोवृद्ध कांग्रेसी भी हैं, डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, वो जिस तरीके से मैदान में डटे हैं, और वो कांग्रेस की किस नीति के तहत डट गए, जबकि कांग्रेस ने उनको देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा टिकट मिले, हमेशा उनको जिताया गया, हमेशा उनको यूआईटी का मैन बनाया गया कांग्रेस ने, और अशोक गहलोत ने उनको क्या नहीं दिया। और अब अशोक गहलोत को आंख दिखाकर वो चुनाव मैदान में वापस है, नामांकन पत्र तक उन्होंने वापस नहीं लिया। क्या कहेंगे आप इसे? देखिए मैं बिल्कुल इस बारे में स्पष्ट कहूंगा जो बात मैंने पहले दोहराई कि कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता वही है जो अपने हिस्से ज्यादा पार्टी के हित को रखे। जो व्यक्ति पार्टी के हित को दरकिनार करके पार्टी के सामने आता है तो कहीं ना कहीं वो पार्टी को प्रति उसकी निष्ठा में कहीं ना कहीं कमी है। आज आदरणीय डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती जी आज पुष्कर में लड़ रहे हैं। उन्होंने टिकट मांगा था, उनको उम्मीद थी, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के बड़े समर्पित नेता थे, वो आज मैदान में है। तो इसका निर्णय तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन जहां तक मैंने उनका एक वक्तव्य या और एक उनका अभिभाषण सुना था, तो उन्होंने यही कहा था कि कौन कहता है मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं आज भी कांग्रेसी हूं, परंतु मैं एक सिस्टम के विरुद्ध या उनकी जो भी मांग थी उसको दरकिनार कर किया था, तो वो आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त तय करेगा वास्तविकता क्या है। परंतु समर्थन में है क्या? मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं, मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के सामने खड़ा होता है वो कभी पार्टी का हितैषी नहीं होता है। मैं उनका आदर कर सकता हूं पर उनका समर्थक नहीं हूं। मैं कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता हूं। पार्टी के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ है और जो पार्टी को क्षति पहुंचा सकता है या जिससे पार्टी को हानि होती है, वो उसके समर्थन में हम कभी नहीं बोल सकते। आज उन्होंने जो स्थिति खड़ी करी है उसका निर्णय पुष्कर की जनता करेगी और आने वाले परिणाम ये होगा कि वहां से कांग्रेस प्रत्याशी नसीम अख्तर जीत कर आएंगी। मैं यही कह सकता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ कि पिछले 20-25 सालों से डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती जी अजमेर में गांधी दर्शन समिति के माध्यम से गांधीवादी नेता के रूप में ख्याति पा चुके थे, और ऐसी स्थिति में
बजाय सत्याग्रह करने के, पार्टी के किसी निर्णय से असहमत होने के फलस्वरूप सत्याग्रह करने के, उन्होंने पार्टी में बिगुल विरोध का फूंक दिया। और जब ये बिगुल फूंका है तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर गांधीवादी विचारों पर चलने की बात कहीं नकली थी। वो तो उनका किरदार जो था वो नकली था, वो गांधीवादी चेहरा था, वो गांधीवादी चेहरा सामने आ गया। क्यों प्रियदर्शी जी, ये सही कह रहा हूं ना? देखिए मैंने आपको सबसे पहली बात कही, उनकी जो भी स्थिति रही हो, उन्होंने का क्या समर्पण रहा था, उनका पास्ट क्या था, उन्होंने पार्टी में कितना समय दिया, पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, उन्होंने भी पार्टी को बहुत कुछ दिया। परंतु आज हम वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं। आज वो कांग्रेस पार्टी के बागी के खिलाफ बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं क्षति हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं है और उनके लिए भी अच्छा नहीं है। मैं इसको कतई किसी के समर्थन में नहीं कह सकता है। इसका न्याय आने वाली चुनाव में आप जनता देख करेगी और आप खुद देख लेना। मैं साफ तौर पे कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर साहब को आप कौन से नंबर पर मानकर चल रहे हैं? देखिए मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, परंतु मैं ये श्योर कह सकता हूं कि पुष्कर से नसीम अख्तर जीतेंगी और शर्तिया जीतेंगी और एक ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। सेकंड कौन रहेगा, थर्ड कौन रहेगा, फोर्थ कौन रहेगा, पिक्चर में कौन आएगा और पिक्चर से कौन बाहर जाएगा, इसका निर्णय तो आने वाला वक्त करेगा। वो आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। जमानत बचा लेंगे डॉक्टर साहब? सर ये तो वो क्षेत्र की जनता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रियदर्शी जी, एक चीज बता दीजिए कि आप डॉक्टर श्री गोपाल बायती के द्वारा पार्टी के विरुद्ध किए गए इस कृत्य की नॉमिनेशन दाखिल करके और वापस न लेने के बाद इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं अथवा नहीं? एक पार्टी पदाधिकारी मैं पार्टी पदाधिकारी के रूप में बिल्कुल इसकी निंदा करता हूं और मैं बिल्कुल ये उम्मीद करता था कि वो अपना नाम वापस लेंगे। अगर उन्होंने नाम वापस नहीं लिया है तो जो मैंने आपको पहले कहा, अब मैंने आपके इस बायती जी के बारे में आपने बात करी तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग आपको यही करी कि जो व्यक्ति या जो कार्यकर्ता, जो नेता अपने हित को पार्टी के हिस्से अगर रखता है तो हम ये माना जाएगा कि वो पार्टी के प्रति वफादार नहीं है। ये तो क्या पार्टी निकाल रही है उसे? उनको निकालने का विचार कर रही है पार्टी? जब वो बागियों के चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। आपको कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा, सर्कुलर आ जाएंगे। मतलब तैयार है कि आप पार्टी से निकालेंगे? दोस्तों बहुत बहुत ये तो अनुशासन जी, ये अनुशासन समिति का और उनका निर्णय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भटनागर जी, आप जुड़े, डॉक्टर भाकर आप हमसे जुड़े और वो लोग जो जुड़ रहे थे, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा था कि उनकी बातें जब आ रही थी हमारे सामने तो वो इको हो रहा था, यानी कि उनके पास सिस्टम में कहीं उनके गड़बड़ थी, इसलिए हम उनको जोड़ नहीं पाए। लेकिन डॉक्टर भाकर और प्रियदर्शी भटनागर, आप दोनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे आज की चैनल से जुड़े, आपने अपना बेशकीमती समय दिया। दोनों ही आप प्रदेश स्तर के प्रवक्ता हैं और प्रदेश स्तर के नेता हैं। आपके वक्तव्यों से निश्चित रूप से हमारी आज की जनता को बहुत बहुत लाभ मिला होगा। आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।